So hello everyone and welcome to my YouTube channel Brilliant Chemistry and कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि हमने केमिकल बॉन्डिंग के काफ़ी अदर जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो कंप्लीट कर लिए हैं, आज हम करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है डायपोल मूवमेंट। तो आज का ये लेक्चर जो है वो कम्प्लीटली बेस्ड है डायपोल मूवमेंट पे। आज हम पढ़ेंगे डायपोल मूवमेंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और भी डायपोल मूवमेंट के बारे में अच्छी अच्छी बातें। तो चलिए बिना कोई देर के करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग लेक्चर शुरू। तो चलिए लेट्स लर्न डायपोल मोमेंट। सबसे पहली बात, डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो डायपोल मोमेंट टेल्स अबाउट the polarity in a molecule। डायपोल मोमेंट क्या करता है? डायपोल मोमेंट टेल्स अबाउट द पोलरिटी इन ए मॉलिक्यूल, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में पोलरिटी को बताता है। पोलरिटी का मतलब क्या होता है? तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू पोलरिटी के ब्यूटीफुल कंसेप्ट को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है HCl। वी नो दैट, हम जानते हैं कि HCl में जो बॉन्ड है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो एक्चुअल में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। और HCl क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है और बनने वाला बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड। बट क्या सारे मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीटली 100% कोवेलेंट नेचर का होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नेचर का नहीं होता। जैसे फजान रूल्स ने क्या बताया था? फजान रूल ने ये बताया था कि आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड पूरी तरह से आयनिक बॉन्ड नहीं होता, उसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। वैसे ही डायपोल मूवमेंट क्या बताता है कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड पूरी तरह से 100% कोवेलेंट नहीं होता। इसमें 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं एंड 50% आयनिक कैरेक्टर होते हैं। ये बात किसने बताई थी? डायपोल मूवमेंट ने। तो एक्चुअल में जब दो एटम्स के बीच में यानी एक मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब वो कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं है, उसमें 50% कोवेलेंट कैरेक्टर है और 50% आयनिक कैरेक्टर है। अब आयनिक कैरेक्टर कैसे पता चलेगा कि भाई इस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर है या फिर नहीं? तो देखिए ये हमें पता चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ध्यान रखना, अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो जब किसी मॉलिक्यूल में दोनों एटम में से किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो क्लोरीन क्या करता है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो जब क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो क्लोरीन पर तो आ जाता है पार्शियली नेगेटिव, और चूंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना क्लोरीन की तरफ, तो हाइड्रोजन पर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि क्लोरीन ने कंप्लीटली बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं ले लिए अपने ऊपर। अगर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले जाते तो बॉन्ड ही टूट जाता, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बचता। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है कि दो एटम में से जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ
खींचने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे उस पर पार्शियली नेगेटिव यानी थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे एटम पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ चले गए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एक्चुअली में यानी कोवेलेंट कंपाउंड जो है ना, इसमें थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गए? दो आयंस बन गए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो जब कोई भी एटम दो आयंस में डिवाइड हो जाता है, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में एटम पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं पोल्स। एक को बोलते हैं पॉजिटिव पोल और इसे बोलेंगे नेगेटिव पोल्स। तो किसी भी मॉलिक्यूल में पोल्स का फॉर्मेशन ही पोलैरिटी कहलाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलैरिटी, ध्रुवता। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, आज का टॉपिक है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हमें ये बताता है कि किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कैसे पाई जाती है, यानी कोई मॉलिक्यूल पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा, इसके बारे में डायपोल मोमेंट बताता है। अब बात करते हैं पोलैरिटी क्या होती है। तो जब भी हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं जिसमें दो एटम कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड 100% पाया नहीं जाता। उसमें 50% तो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है बॉन्ड के अंदर और 50% आयनिक कैरेक्टर होता है। तो जब ऐसा कब होता है? जब दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स यानी दो ध्रुव बन जाते हैं, और इन पोल्स का पॉजिटिव नेगेटिव आयन का बनना ही क्या कहलाता है? पोलैरिटी कहलाता है। अब देखो यहाँ पर कितने पोल्स बने? दो पोल्स बने ना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इन्हीं को हम कह देते हैं डाईपोल्स। डाई यानी दो, पोल्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल। तो एक्चुअल में इस डायपोल के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमें डायपोल मोमेंट के द्वारा पता चलती है। अब ये तो हमने देख लिया कि डायपोल मोमेंट पोलैरिटी के बारे में बताता है मॉलिक्यूल की। और पोलैरिटी कब आती है? जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाएंगे, और आयन बनने पर हम उनको क्या कह देंगे? डाईपोल्स कह देंगे। सेकंड बात आती है कि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर शब्द, ठीक है ना? वेक्टर मतलब सदिश, क्वांटिटी यानी मात्रा। तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी होता है और जिसकी डायरेक्शन यानी दिशा भी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी होता है और जिसकी डायरेक्शन यानी दिशा भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि कोई एक लड़का मान के चलो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साउथ डायरेक्शन में बाइक राइडिंग कर रहा है, ठीक है ना? एक लड़का 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा में बाइक राइडिंग कर रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी यानी वेग, यहाँ पर वेग की बात की गई ना, तो यहाँ पर वेग के बारे में दो चीजें बताई गई। एक तो उसकी स्पीड बता दी कि भाई 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और सेकंड क्या बता दी? डायरेक्शन बता दी कि जो लड़का है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में ना। तो ऐसी जो राशि होती है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो डायपोल मोमेंट भी कैसा होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी डायपोल मोमेंट हमें मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताती है और डायपोल मोमेंट के थ्रू हमें डायरेक्शन का भी पता चल जाता है कि कोई मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी। थर्ड चीज, डायपोल मोमेंट को एक स्मॉल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें
एरो के पीछे एक क्रॉस लगा हुआ रहता है, इसे तो बोलते हैं हम एरो का पॉजिटिव पोल, और ये होता है नेगेटिव एंड। ये तो है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव एंड। इसे बोलते हैं टेल पार्ट, इसे बोलते हैं हेड पार्ट। ठीक है, तो अब ये एरो यहां पर क्या बता रहा है? ये एरो बता रहा है हमें इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन की। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे HCl के केस में हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट कहाँ होगा, यहां से क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है, तो ये इलेक्ट्रॉन की दिशा बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाइड्रोजन से यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर एरो लगा दिया। तो एक्चुअल में डायपोल मोमेंट को स्मॉल एरो से दर्शाया जाता है, जहां एरो के पीछे एक क्रॉस लगा हुआ रहता है। इसे हम पॉजिटिव एंड कहते हैं, जो कि टेल पार्ट होता है एरो का। ये एरो का हेड पार्ट है जो नेगेटिव एंड को दर्शाता है। यानी इस एरो का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। अब बात आती है कि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसे कैसे दर्शाते हैं। तो डायपोल मोमेंट को म्यू से दर्शाते हैं, और म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी, जहां पर Q का मतलब है चार्ज ऑन आयन, यानी किसी भी आयन पर चार्ज, और D क्या है, आयन्स के बीच की डिस्टेंस। फिर से सुन लीजिए, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू, इसे बोलते हैं म्यू। म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी, जहां पर Q का मतलब है चार्ज, D का मतलब है डिस्टेंस। तो चार्ज और डिस्टेंस, इन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट कहते हैं। अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। देखो, सबसे पहले डायपोल मोमेंट का मतलब क्या है, Q इंटू डी, यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज तो एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, तो मूवमेंट बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, Q का मान होगा 10 टू द पावर -10 ESU। ESU क्या है, इलेक्ट्रॉन की यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और D डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, तो 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर Q की वैल्यू तो है 10 टू द पावर -10 ESU, जहाँ पर ESU क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और D डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो D इज इक्वल टू है 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। तो म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी है ना, तो इनको इंटू कर दो आप, 10 टू द पावर -10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8 इज इक्वल टू हो जाएंगे 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 डिबाई के। तो म्यू को किससे, मतलब डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, डिबाई। डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है डिबाई, और 1 डिबाई इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर। हमने तो देख लिया कि डायपोल मोमेंट होता क्या है, इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 या 5 पॉइंट्स हमने देख लिए। अब हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट डायपोल मोमेंट, यानी डायपोल मोमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हाउ टू कैलकुलेट डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। पहला तो क्या है कि एक्चुअल में डायपोल मोमेंट कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में। एक तो है नेट डायपोल मोमेंट, और एक होता है बॉन्ड डायपोल मोमेंट।
बॉन्ड डायपोल मोमेंट। देखो इन दोनों चीजों को समझो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया है BF3, ठीक है ना। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है BF3, यहाँ पर कितने बॉन्ड्स हैं, 1 BF बॉन्ड्स, सेकेंड BF बॉन्ड, थर्ड BF बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स आ गए ना पर 1 2 3, ठीक है। अब अगर हमें पर्टिकुलर किसी एक बॉन्ड का डायपोल मोमेंट निकालना हो ना, तो पर्टिकुलर एक बॉन्ड का डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो उसे तो हम बोलेंगे बॉन्ड डायपोल मोमेंट। लेकिन अगर हमें ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट देखना है तो कंप्लीट मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या कहलाता है, नेट डायपोल मोमेंट। तो एक्चुअल में नेट डायपोल मोमेंट तो क्या है, डायपोल मोमेंट ऑफ होल मॉलिक्यूल, यानी पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जो होता है उसे हम नेट डायपोल मोमेंट कहते हैं। और बॉन्ड डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक बॉन्ड का अगर हम डायपोल मोमेंट निकालते हैं ना तो उसे हम कहते हैं बॉन्ड डायपोल मोमेंट। तो बॉन्ड डायपोल मोमेंट के बारे में हम क्या लिखेंगे, डायपोल मोमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड, यानी एक सिंगल बॉन्ड का, एक पर्टिकुलर बॉन्ड का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, उसे हम कहेंगे बॉन्ड डायपोल मोमेंट। इसी के साथ ही एक चीज आपको और बता दूं कि नेट डायपोल मोमेंट को हम शो करते हैं इस प्रकार से, म्यू नेट, बिकॉज डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर एरो लगाएंगे। ये एरो क्या है, ये बता रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है जो क्या बता रही है, डायरेक्शन को बताती है। तो म्यू नेट का फॉर्मूला क्या होता है, √μ1² प्लस μ2² प्लस 2 cos थीटा। ये फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम नेट डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हाउ टू चेक पोलर एंड नॉन पोलरिटी, यानी कोई मॉलिक्यूल कब तो पोलर होगा और कब नॉन पोलर होगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना, ऑल होमो डायोएटॉमिक all homodiatomic molecules are always non-polar, यानी उनके लिए जो म्यू है ना, म्यू नेट, वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ध्यान रखना, अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए म्यू नेट = 0 आ रहा है तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए म्यू नेट = नॉट 0, अगर 0 नहीं आ रहा इसका मतलब वो मॉलिक्यूल होगा पोलर, ठीक है। अब कोई मॉलिक्यूल पोलर कब होगा, इसके लिए कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन तो क्या है पोलर और नॉन पोलर होने के लिए, कि ऑल होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सारे जो होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ना, होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब है सेम और डायएटॉमिक का मतलब 2 एटम्स हो जिनमें, जैसे फॉर एग्जांपल H2, O2, N2, F2, ये सारे क्या हैं, होमो डायएटॉमिक। होमो का मतलब दोनों एटम सेम है और टोटल कितने हैं, 2 है ना, तो ये सारे क्या है, होमो डायोएटॉमिक। तो जितने भी होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, उनके लिए म्यू का मान कितना होता है, 0 होता है। कैसे, देखो इधर फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं H2 की, यानी H और H की। अब आप खुद बताइए कि दोनों हाइड्रोजन सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पर कोई भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, ना तो किसी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ना ही किसी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जब भाई पोल्स ही नहीं बने तो क्या वो पोलर होगा, नहीं होगा ना। तो जब भी 2 एटम सेम हों तो ऐसे एटम्स को हम बोलेंगे होमो डायएटॉमिक, और ऑलवेज होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, इनके लिए म्यू नेट = 0 होता है।
सेकेंड कंडीशन क्या है, आपके पास कोई सेंट्रल एटम है यहाँ पर ए, ठीक है, इससे जितने भी सराउंडिंग एटम जुड़े हुए हैं, इस सेंट्रल एटम से जितने भी सराउंडिंग एटम जुड़ रखे हैं ना, अगर ये सारे सराउंडिंग एटम सेम हैं, इफ सराउंडिंग एटम्स आर सेम, अगर सारे सराउंडिंग एटम कैसे हैं, सेम हैं, नो लोन पेयर, अगर यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है एटम के चारों तरफ, मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब सारे एटम्स सेम हैं, तो उस कंडीशन में वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर, यानी उसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो हमने यहाँ पर अभी तक 2 चीजें देख ली कि भाई जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि भाई ये पोलर होगा कि नॉन पोलर। पहली चीज तो क्या देखी, जितने भी होमोडायटमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन पोलर, यानी उनके लिए म्यू नेट जो है वो इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन सेकंड टॉपिक क्या कह रहा है हमारा, सेकंड जो पॉइंट है कि कोई सेंट्रल एटम है, कोई भी एटम जिसके चारों तरफ प्रेजेंट जितने भी सराउंडिंग एटम हैं, अगर सारे एटम्स सेम हैं, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक यानी ओवरऑल सेम है सारा, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, यानी म्यू इज इक्वल टू 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल PF5, आप देख सकते हैं यहाँ पर फोस्फोरस से जो एटम्स जुड़े हैं वो पांचों के पांचों क्या है, फ्लोरीन, यानी सेम है ना। तो जब किसी एटम से जुड़े हुए सारे सराउंडिंग एटम सेम हो, कोई लोन पेयर नहीं हो, उस कंडीशन में वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। क्या जिनमें लोन पेयर होता है वो सारे के सारे पोलर होते हैं, क्या उनमें कोई नॉन पोलर नहीं होता है। तो क्या कंडीशन है, देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर भी प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर है, ध्यान रखना, अगर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री यानी मतलब मॉलिक्यूल की शेप लीनियर है तो वो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल की शेप वी शेप है, पिरामिडल है, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, यानी म्यू इज इक्वल टू 0, और पोलर के लिए म्यू नेट इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे फॉर एग्जांपल CO2, देखो CO2 क्या है, हमने हाइब्रिडाइजेशन में सारे मॉलिक्यूल्स की शेप एंड ज्योमेट्री के बारे में बात कर ली है। तो आपको अगर ये कंसेप्ट समझना है ना, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, तभी आप डायपोल मोमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है हाइब्रिडाइजेशन वाला तो जाके देखो, कंसेप्ट समझो कि शेप और ज्योमेट्री क्या होती है किसी मॉलिक्यूल की, देन आप फिर ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं CO2 की। हमने देखा था कि CO2 की शेप कैसी होती है, लीनियर होती है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने बात की थी ना कि डायपोल मोमेंट को एक स्मॉल एरो से दर्शाते हैं, जिसमें एरो के टेल पार्ट पर क्रॉस लगा हुआ रहता है जो कि पॉजिटिव एंड होता है। हमेशा मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नेगेटिव ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब देखो एक चीज बहुत ही सिंपल, जब भी आपको डायपोल मोमेंट वाली एरो कुछ ऐसे दिख जाए ना, पॉजिटिव दूसरे के ऐसे दिख जाए, या फिर ऐसे दिख जाए, इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं।
तो जब भी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में आपको कुछ इस प्रकार से एरो दिख जाए ना, इसका मतलब वो दोनों एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यानी दोनों डायपोल मूवमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। इस कंडीशन में म्यू की वैल्यू, म्यू नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। ठीक है, एक तो ये तरीका है स्ट्रक्चर पता करके पोलर और नॉन पोलर बताने का। सेकंड तरीका ये भी है कि देखो यहाँ पर सेंट्रल एटम से सराउंडिंग दोनों एटम क्या है, सेम, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। जब दोनों सराउंडिंग एटम सेम हो ना, तो मॉलिक्यूल कैसा, नॉन पोलर। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो मॉलिक्यूल कैसा, नॉन पोलर। बट अनदर एग्जांपल लेते हैं XeF2। हम जानते हैं XeF2 टोटल कितने हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जिनोन के पास 8, 2 फ्लोरीन के लिए डिवाइड बाय 2, 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d। और हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो तो इस ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखो यहाँ पर 2 फ्लोरीन का मतलब 3 क्या आ जाएंगे, टोटल 5 बॉन्ड बन रहे हैं ना इसमें sp3d5 में, sp3d में। अब टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 5। फ्लोरीन तो कितने हैं, 2, इसका मतलब 3 क्या है, लोन पेयर। और हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था कि लोन पेयर हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक्सियल पोजीशंस पे आते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री तो क्या बता रही थी, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग अपन ज्योमेट्री बता सकते हैं कि ज्योमेट्री अगर हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 5 आ रही है तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट लोन पेयर आ जाने से शेप क्या हो गई मॉलिक्यूल की, चेंज। अब इसको आप क्या बोलोगे, लीनियर बन गया नहीं मॉलिक्यूल। अगर इन लोन पेयर को छुपा दे तो मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है अब आपको, लीनियर, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुकी है सारे कंसेप्ट। तो अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो, है ना, फिर भी मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर। जबकि अपन ने तो पढ़ा था कि अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर आ जाएगा तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर नहीं होगा। बट यहाँ पर तो मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी शेप कैसी हो गई, लीनियर हो गई। लीनियर का मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। दोनों जो डायपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नेट की वैल्यू आ जाएगी 0। पोलर कब होंगे, अगर मॉलिक्यूल की शेप वी शेप हो या फिर पिरामिडल हो, उस कंडीशन में मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में म्यू नेट की वैल्यू 0 नहीं होगी। कैसे, चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है SO2। हम जानते हैं SO2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 6sp2 हो जाएगा ना। अब देखो मॉलिक्यूल होने तो कितने अच्छे थे, 3, पर है कितने, 2। इसका मतलब एक क्या है, लोन पेयर। तो एक लोन पेयर आने से क्या हो गया, मॉलिक्यूल की शेप थोड़ी बेंट हो गई, कुछ वी शेप हो गई। तो वी शेप होने से ये कैसा हो गया, अब पोलर। हमने देखा था ना, अगर मॉलिक्यूल की शेप वी शेप आ जाए, पिरामिडल आ जाए, तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू, म्यू नेट की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 कैसे आई। देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड चलते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो कुछ इस हिसाब से होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ आ रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं। सल्फर और लोन पेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, लोन पेयर है। तो देखो ये कहाँ जा रहा है, लोन पेयर की तरफ। तो दोनों एरो सेम साइड आ रहे हैं, यानी इस प्रकार से। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे, ये दोनों इधर आ रहे, एक ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये कहीं से भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे, इसीलिए म्यू नेट की जो वैल्यू है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होगी और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। इसी के अलावा वाटर देख लो, वाटर की शेप भी कैसी होती है, वी शेप होती है। लोन पेयर है ना, वी शेप है। तो देखो यहाँ पर भी
पॉजिटिव से नेगेटिव, एरो हमेशा किधर लगाओगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहाँ पर ऑक्सीजन से लोन पेयर की तरफ, ऑक्सीजन से लोन पेयर की तरफ। तो देखो सारे जो एरो हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से। तो सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, कोई भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी म्यू नेट की वैल्यू जो है वो 0 के इज इक्वल नहीं होगी, यानी मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर। वी शेप देख लिया, आप पिरामिडल देख लेते हैं। मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ पिरामिडल स्ट्रक्चर NH3 अमोनिया। अब देखो अमोनिया, हम जानते हैं अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, 3 क्या होते हैं, हाइड्रोजन। चलो पहली बात तो हमें शॉर्ट ट्रिक पता है कि मॉलिक्यूल अगर पिरामिडल शेप का हो तो वो पोलर होगा, बट चेक भी तो करें ना कि पोलर कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर दो डायपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं तब तो नॉन पोलर, अगर नहीं कैंसिल आउट कर रहे हैं तो पोलर। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन, इनमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, नाइट्रोजन। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। नाइट्रोजन और लोन पेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। वही बात आ गई, सारे बॉन्ड्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी किसी को भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे ना। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी कैसा हो जाएगा, इसके लिए भी म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, यानी NH3 अमोनिया भी कैसा होगा, पोलर होगा। तो भाई ये लो पता चल गया। अब हमें सिर्फ 3 बातों से हमें पता चल गया कि कोई मॉलिक्यूल पोलर कब होगा, नॉन पोलर कब होगा। पोलर तो कब होगा, जब मॉलिक्यूल की शेप वी शेप हो या फिर पिरामिडल हो, और जब ये जो एरोस है ना डायपोल मूवमेंट, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हो, उस कंडीशन में मॉलिक्यूल पोलर होगा, यानी म्यू नेट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। नॉन पोलर कब होगा, अगर मॉलिक्यूल की शेप लीनियर हो, सराउंडिंग सारे एटम सेम हो, मॉलिक्यूल के पास कोई लोन पेयर नहीं हो, और सारे डायपोल मूवमेंट वाले एरो ना अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हो, इस कंडीशन में न्यू नेट की वैल्यू 0 हो जाएगी और मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर हो जाएगा। अब करते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हाउ टू फाइंड दैट BeCl2 इज नॉन पोलर। आप कैसे बताएंगे कि BeCl2 क्या है, नॉन पोलर है। क्या फॉर्मूला था, म्यू नेट इज इक्वल टू μ1² प्लस μ2² प्लस 2 cos थीटा। अब देखो यहाँ पर ये लीनियर शेप है, आपको पता है अगर ज्योमेट्री लीनियर हो तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, यानी यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 180 डिग्री। इसको मान लो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई cos 180 डिग्री। हम जानते हैं कि cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो 2 - 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, यानी यहाँ पर नेट डायपोल मूवमेंट क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी पता कर सकते हो कि किसी भी मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट 0 कैसे आया। ठीक है, बाकी वैसे भी देख सकते हैं कि सराउंडिंग एटम दोनों सेम है तो नॉन पोलर है। कैसे, क्योंकि देखो पॉजिटिव से नेगेटिव दोनों डायपोल मूवमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं ना, तो डायपोल मूवमेंट कितना आ जाएगा, 0, और मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर। तो हमने बहुत सारे तरीके देख लिए कि किसी भी मॉलिक्यूल को कैसे हम पता लगा सकते हैं कि पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, इसका डायपोल मूवमेंट 0 होगा या फिर कुछ और होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी लाइक बेंजीन में हम डायपोल मूवमेंट को कैसे बता सकते हैं कि कैसे हम बता सकते हैं कि कोई बेंजीन रिंग पोलर है या फिर नॉन पोलर है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखना कि म्यू नेट यानी डायपोल मूवमेंट की जो वैल्यू होती है ना, वो थीटा यानी बॉन्ड एंगल के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ही कम क्या होगा, डायपोल मोमेंट यानी मॉलिक्यूल उतना ही नॉन पोलर होगा। अब हम देखते हैं कि बेंजीन में डायपोल मोमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखिए बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं बेंजीन। ध्यान रखना बेंजीन हमेशा प्लेनर होती है, ठीक है ना। बेंजीन कैसी है, प्लेनर स्ट्रक्चर, देख सकते हो एकदम एक प्लेन में है, ठीक है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर है ना, वो हमेशा कैसी होगी, नॉन पोलर होगी, ठीक है। बेंजीन कैसी होती है, प्लेनर होती है ना, और प्लेनर स्ट्रक्चर हमेशा कैसी होती है, नॉन पोलर होती है। क्यों? क्योंकि सारे कार्बन हाइड्रोजन क्या है, सिमिलर है, सिमेट्रिकल है। तो सिमिलर है, सिमेट्रिकल है, तो डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे नहीं, ठीक है ना। सारे क्या है, सारे एक जैसे तो है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन सिमेट्रिकल है ना, तो सारे एक जैसे होने के कारण, स्ट्रक्चर प्लेनर होने के कारण मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। यानी बेंजीन के लिए म्यू नेट की वैल्यू आएगी 0। लेकिन अगर इस बेंजीन को कर दें हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी बेंजीन पर अगर हम लगा दें कोई भी ग्रुप, मान के चलिए जैसे क्लोरीन लगा दी मैंने, तो अब ये बेंजीन क्या हो गई, अब ये बेंजीन हो गई पोलर, ठीक है ना। कितनी पोलर है कितनी नहीं वो भी हम पता लगा सकते हैं। अब देखो अगर आपको सिंपल बेंजीन दे दे तब तो आप क्या कहोगे कि भाई ये प्लेनर है। बेंजीन हमेशा कैसी होती है, प्लेनर। क्यों? क्योंकि सारे 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन सारे सिमिलर हैं, सिमेट्रिकल हैं, तो ये नॉन पोलर हो गई। क्योंकि सारे क्या हैं, जो डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर बेंजीन से कोई ग्रुप जोड़ देना हम, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, अब देखो अभी तक तो बेंजीन के पास कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं था जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच ले, है ना, और पॉजिटिव नेगेटिव बना ले, ऐसा नहीं था। पर जैसे ही बेंजीन के पास क्लोरीन आ गई, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, अभी क्या करेगी, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, खींच लेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। अब आपको इनमें चेक करना है और बताना है कि इन तीनों में से डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दे देना, इनको करने का बहुत सिंपल सा रूल है, आपको पता होना चाहिए थीटा और डायपोल मोमेंट के बीच का रिलेशन। क्या कहता है रिलेशन, कि हमेशा ध्यान रखना म्यू नेट है ना, डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। यानी दो मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा ना, वो मॉलिक्यूल उतना ही कम उसका डायपोल मोमेंट होगा, यानी वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, उतना ही कम पोलर यानी नॉन पोलर होता जाएगा। अब देखो यहाँ पर बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली ज्यादा नहीं है, 60 डिग्री के समथिंग है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है, ऑलमोस्ट 120 डिग्री के आसपास है, मान के चलते हैं ऐसा। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल देखो एक दूसरे के अपोजिट हो गया ना, ये 180 डिग्री हो गया। तो देखो इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपको पता होना चाहिए दो एटम जितने पास होंगे ना, उसका बॉन्ड एंगल उतना ही छोटा, बॉन्ड एंगल जितना छोटा यानी थीटा की वैल्यू जितनी कम, म्यू नेट उतना ही ज्यादा, यानी वो मॉलिक्यूल उतना ही पोलर होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक डायपोल मोमेंट u है, एक डायपोल मोमेंट u है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब जब दोनों एरो एक दूसरे के अपोजिट हो ना, तो अपन क्या कहते हैं कि ऐसी कंडीशन हो तो मॉलिक्यूल क्या, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, या फिर इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम। अब देखो ऑर्डर आपसे पूछे कि इसमें पोलैरिटी का ऑर्डर बताओ या फिर डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताओ, तो चाहे डायपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछ ले या फिर चाहे पोलैरिटी का ऑर्डर पूछ ले, दोनों ही ऑर्डर क्या होंगे, ए बी सी। सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा,
ये, यानी सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, इसका। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू जितनी कम, डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा, यानी मॉलिक्यूल उतना ही पोलर। तो ए सबसे ज्यादा, बी उससे कम और सबसे कम सी। क्यों? क्योंकि सी वाले ने तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो मॉलिक्यूल क्या बन गया यहाँ पर, तो नॉन पोलर बन गया। ठीक है, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाकर आप इन एरो की हेल्प से या फिर बॉन्ड एंगल की हेल्प से इजीली बता सकते हो कि मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कम है, ज्यादा है, कौन सी स्ट्रक्चर तो पोलर है और कौन सी नॉन पोलर है। बस कंसेप्ट समझने तक की डील है। क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट कि which of the following is more polar and why? NH3 और NF3 में से बताना है कि which of the following is more polar and why, यानी इन दोनों में से मोर पोलर कौन सा है और क्यों, या फिर इन दोनों में से डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा है और क्यों। इसके लिए आपको, अब देखो आप यहाँ पर अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे ना, हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है, sp3 है, दोनों के पास ही क्या है, एक एक लोन पेयर है, तो दोनों की शेप कैसी है, पिरामिडल है। तो देखिए जाए तो दोनों ही क्या है, पोलर है। ठीक है, अब दोनों में से ज्यादा पोलर कौन है, इसके लिए आपको बनानी पड़ेगी इनकी स्ट्रक्चर बनाइए। दोनों नाइट्रोजन, दोनों के पास लोन पेयर। अमोनिया के केस में तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और फ्लोरीन के केस में यहाँ पर 3 क्या है, फ्लोरीन है। अब हमने सीखा था ना कि जब भी आप डायपोल मोमेंट को शो करो, कैसे करोगे, एक स्मॉल एरो से, और एरो किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव वाले मतलब पॉजिटिव एटम की तरफ कौन सा एंड रहेगा, ये कटा हुआ, ये पॉजिटिव एंड, और नेगेटिव वाले की तरफ है ये एरो वाला साइन रहेगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है डायपोल मोमेंट, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर देखो। अब इधर देखो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन था, बट यहाँ पर फ्लोरीन और नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर कौन, इन दोनों में से कौन सा डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, क्या ये कर रहे हैं, क्या देखो इधर इन सब की डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रही, यानी ये मॉलिक्यूल कैसा है, इसके लिए म्यू नेट की वैल्यू क्या आएगी, 0 नहीं आएगी, यानी ये तो होगा पोलर। यहाँ पर चेक करो एक बार, यहाँ पर क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, एक ऐसे है, एक ऐसे है। देखो यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, एक उधर है एक इधर है, एक एरो इस साइड है एक एरो इस साइड है, दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं ना। इसीलिए यहाँ पर म्यू नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा, नॉन पोलर। अब क्वेश्चन आ जाए कि इन दोनों में से मोर पोलर कौन है, तो NH3 इज मोर पोलर देन NF3। क्यों, हम स्ट्रक्चर के द्वारा बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्टेंट यानी जो नेट डायपोल मोमेंट आया था वो क्या आया था, नॉट इक्वल टू 0, यानी सारे डायपोल मोमेंट क्या कर रहे थे, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करे। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, इसलिए। जबकि NH3 के केस में क्या होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होने की वजह से डायपोल मोमेंट क्या कर रहे थे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से म्यू नेट इज इक्वल टू 0 आ जाता है और मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, नॉन पोलर। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने ये सीखा कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, ऐसे 2 फॉर्मूले देखे जिसकी हेल्प से हम डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, बॉन्ड डायपोल मोमेंट क्या होता है। फिर हमने ये देखा कि किस डायपोल मोमेंट की हेल्प से हम कैसे बता सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल कब तो पोलर है और कब नॉन पोलर। इसके लिए हमने कुछ 3 या 4 कंडीशंस देखी थी
जिसकी हेल्प से हम देखकर बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सब कुछ देख लिया। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपकी जितने भी डाउट थे ना डायपोल मूवमेंट को लेकर, वो इस वीडियो को आप देखोगे, एक बार देखो, 2 बार देखो, वीडियो को अच्छे से देखो, आई एम श्योर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।